देखो जो ये टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक बात समझ लो कि इस टॉपिक में सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट समझने हैं। मतलब जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर ही मेन फोकस करना है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में एक भी फार्मूला नहीं है, और जो है वो तुम्हें पहले से पता है, बचपन से ही पता है, बराबर एमए होता है। तो आपको उसे याद करने की जरूरत नहीं है, और बाकी कोई फार्मूला है नहीं यहाँ पर। अगर आप पूरा चैप्टर देखेंगे, जब पढ़ लेंगे, अगर आप मान लिया क्लास छोड़ दो, एक भी क्लास ना हो, फिर किसी की कॉपी उठाकर देखो, तो आपको लगेगा पूरे चैप्टर में सारे फार्मूले फार्मूले लिखे गए, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रॉपर पढ़ते जाएंगे तो आपको लगेगा इसमें तो एक भी फार्मूला ही नहीं, कुछ हमें याद ही नहीं करना, जस्ट कॉन्सेप्ट समझने हैं, उनको दिमाग में भर लेना है, बाकी कोई फार्मूला याद नहीं करना। फार्मूले के नाम पे एक दो जबरदस्ती के फार्मूले हम करवाएंगे। मतलब जबरदस्ती का मतलब ये कि उनकी जरूरत नहीं है, चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे दो फार्मूले हैं जो काफी जगह पर यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको हम बता देंगे कि देखो ये हमने केस करा दिया है, अगर आप चाहो तो इसका फार्मूला ये वाला याद कर लो, कि अगर आप याद रखोगे तो वो दो तीन जगह पर यूज होगा, तो आपको बार बार सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज जरूरत उसकी भी नहीं है कि आप उसको याद करें, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मतलब पूरे चैप्टर में ए बराबर एम ए है, बस और कुछ नहीं। लेकिन कॉन्सेप्चुअली आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। ऐसे ही जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन में तीन चार फार्मूले हैं जो आपको थोड़ा सा याद रखने होंगे। बाकी पूरे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन में कोई फार्मूले ऐसे खास नहीं है जिनको आपको बहुत ज्यादा रटना पड़े कि ये फॉर्मूला याद कर लो, ये फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट समझा हुआ है, आराम से आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों को देखना है वो इनर्शिया देखना है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो कि आजकल जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है वो भी पूछे जा रहे हैं, मैचिंग स्टेटमेंट वगैरह ये सारी चीजें। तो हम लोग इनर्शिया पढ़ेंगे और साथ में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जनरल देखेंगे जो आपके सामने आ सकते हैं, जिनमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें किस टाइप का इनर्शिया है। तो टाइप ऑफ इनर्शिया पहले समझ लेंगे और फिर उन एग्जाम्पल्स को हम लोग समझ लेंगे। तो पहले तो ये काम कर लेते हैं, देन हम लोग समझेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड एंड थर्ड लॉ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं इनर्शिया, पढ़ते हैं जरा। इनर्शिया जो है, इसकी डेफिनेशन हम लोग साथ में पढ़ते हैं और समझ लेते हैं। जैसे क्या लिखा गया, इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट टर्म का मतलब होता है स्वाभाविक, मतलब एक तरह से नेचुरल प्रॉपर्टी कह सकते हैं। तो ये एक स्वाभाविक प्रॉपर्टी उसके अंदर है, नेचुरल प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द बॉडीज by virtue of which they can not change their state of rest or uniform motion along a straight line is called inertia। मतलब यहां पर क्या है कि हर एक बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया इनर्शिया, और उस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, by virtue of which they cannot change their state of rest or uniform motion। मतलब वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी जैसी है वो वैसी ही रहना चाहती। मतलब अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी। यही प्रॉपर्टी कहलाती है इनर्शिया, ठीक है। अब इसके कुछ टाइप हो जाते हैं, तो वो टाइप जरा हम लोग देख लेते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो पहली बात हमने समझ ली कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम कह सकते हैं जिसकी वजह से बॉडी अपनी कंडीशन को अपने आप चेंज नहीं कर सकती है। तो अगर हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहेंगे तो बात तो वही रहेगी कि वो अपनी रेस्ट की कंडीशन को अपने आप चेंज नहीं कर सकती है कोई भी बॉडी। तो अगर हम कोई भी बॉडी की बात कर रहे हैं, अगर वो रखी हुई रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी। मतलब हम कह सकते हैं द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब उसकी एक अयोग्यता, इनएबिलिटी का मतलब एक अयोग्यता कह सकते हैं कि वो अपने आप अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट की कंडीशन को चेंज नहीं कर सकती, जैसे है वैसे ही रहेगी वो। जैसे कोई भी बॉडी है, मान लेते हैं जैसे ये बोर्ड ही लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, या ये टेबल यहाँ पर रखी हुई है। तो अगर ये टेबल यहाँ पर रखी हुई है या ये बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, तो आप अगर यहाँ पर 10 दिन बाद आओ, 20 दिन बाद आओ और कुछ इससे इस जैसा था वैसे इसको छोड़ के जाओ लॉक करके, फिर 10 दिन बाद खोलेंगे तो ये बोर्ड यहीं लगा हुआ मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये कहेगा वे थक गए हैं चलो उधर बैठ जाते हैं थोड़े दिन के लिए। तो ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। जहां है जैसा है वो वैसा ही मिलेगा, क्योंकि इसकी अपनी जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से ये अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को अपने आप चेंज नहीं कर सकता। बिल्कुल सिमिलर वे में इनर्शिया ऑफ मोशन, इनेबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ मोशन। मतलब उसकी एक अयोग्यता कि वो अपने आप अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है तो वो वैसा ही चलता रहेगा
जब तक कि उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए। यही हम लोग वहां पर बात भी करते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ यही तो होता है ना। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसी तरह से हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात करें कि कोई भी बॉडी अपने आप अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाएगी। जैसे अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही तो उसको चेंज करने के लिए हमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ऐसे सिंपली कोई बॉडी सीधे सीधे जा रही तो वो वैसे ही जाएगी, अपने आप सोचो कि वो इधर मुड़ जाए, टर्न हो जाए, तो नहीं टर्न कर पाएगी, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा गया, द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जस्ट तीनों को अगर आप देखो तो अपने आप अपनी रेस्ट की कंडीशन को ना चेंज कर पाना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अपने आप अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज ना कर पाना, इनर्शिया ऑफ मोशन, अपने आप अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज ना कर पाना, दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान रखेंगे, इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये क्या है, जस्ट बॉडी की एक प्रॉपर्टी है। तो इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज ओनली अ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी एंड हैज, क्या लिखा गया, नो यूनिट एंड डायमेंशन, ना तो इसकी कोई यूनिट होगी और ना ही कोई डायमेंशन होगी। इनर्शिया को एक और तरीके से बता दिया जाता है, जैसे कंपेयर करने के लिए बॉडीज को, तो इनर्शिया जो है, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको लिख दिया जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, लेकिन इसकी यूनिट डायमेंशन मास की यूनिट डायमेंशन के बराबर नहीं होगी। बस जस्ट ये प्रॉपर्टी आपको बता दी गई कि जैसे अगर किसी बॉडी का मास बहुत ज्यादा है तो इसको स्टार्ट करने के लिए हमें एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, अगर किसी बॉडी का मास कम है तो उसको स्टार्ट करने के लिए हमें एफर्ट कम लगाना पड़ेगा। यानी कि अगर मास ज्यादा है तो उसके अंदर अपोजिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। भाई इनर्शिया क्या है, एक तरह की अपोजिंग प्रॉपर्टी ही तो है कि जैसे वो वैसे रहना चाह रही, आप उसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं लेकिन वो प्रॉपर्टी अपना आपका अपोज कर रही। तो एक तरह से मास के प्रोपोर्शनल इनर्शिया है, मास कम तो इनर्शिया कम, मास ज्यादा तो इनर्शिया भी ज्यादा रहेगा उसका, ठीक है। तो ये लिखा नहीं है, ये आप चाहें तो उसी के आगे लिख लो ऐसे, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। नोट कर लेना आपने। अब यहां पर आगे जो है एग्जांपल्स दिए गए आपको, ठीक है, कि गिव करस्पॉन्डिंग इनर्शिया। तो जितने भी यहाँ पर एग्जांपल्स है इनको आपको पढ़ना है और पढ़ के उसमें आपको समझना है कि इसमें किसमें इनर्शिया ऑफ, जैसे 3 टाइप की इनर्शिया पढ़ा ना हमने, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो आप एक बार पढ़ लो उनको और समझने की कोशिश करो, फिर एक हम एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है, कि तुमने पढ़ा तो होगा नहीं, तो अब पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है, व्हेन अ हॉर्स सडनली स्टार्ट्स गैलोपिंग, गैलोपिंग मतलब बहुत तेजी से भागना, द अपर पार्ट ऑफ द राइडर्स बॉडी बेंड्स बैकवर्ड। तो या ये जो एग्जांपल है ये कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ क्वेश्चंस को समझने में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये हम लोग आगे देखेंगे भी, अभी फिलहाल इसको समझ लेते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। उसने यहाँ पर क्या कहा कि अगर कोई हॉर्स, कोई घोड़ा है, वो अचानक से दौड़ना स्टार्ट करता है तो जो उसके ऊपर बैठा हुआ है राइडर, उसका अपर पार्ट पीछे की तरफ बेंड हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल किसका होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, क्योंकि जैसे वो बैठा हुआ है, अब ये मान लिया उसका अपर पार्ट है तो जो लोअर बॉडी है वो तो उसके साथ में चल देगी जब वो दौड़ना स्टार्ट करेगा, लेकिन जो अपर पार्ट था वो रेस्ट में था और वो रेस्ट में ही रहना चाह रहा था और वो किसी के सपोर्ट में भी नहीं था, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो जहां वही रहना चाहता, तो वो ये नीचे का पार्ट आगे की तरफ भागेगा और पीछे का पार्ट बेंड हो जाएगा इस तरीके से पीछे की तरफ। तो वो कंडीशन यहां पर आपको दिखाई गई, दैट इज ये एग्जांपल होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। अभी आपको लिखने की कोई जरूरत है नहीं, सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे, फिर उसके नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ दी गई तो वहां पर हम लोग एक साथ लिख लेंगे, अभी बस जस्ट समझ लेते हैं। इसी तरह से दूसरा पॉइंट भी वैसे ही है, अ पर्सन पास बैकवर्ड व्हेन अ ट्रेन और अ कार एटसेट्रा सडनली स्टार्ट। जैसे कोई पर्सन ट्रेन या कार पर बैठा हुआ है, बस पर बैठा हुआ है, तो अचानक से अगर बस चलती है, ठीक है, जैसे हम सपोर्ट लेकर नहीं बैठे, ऐसे बैठे, लेकिन अचानक से वो बस चल दी तो हम क्या होते हैं, पीछे की तरफ ऐसे गिर जाते हैं या पीछे की तरफ ऐसे हमें झटका लगता है। तो वो भी कंडीशन वही तो है कि अपर पार्ट हमारा रेस्ट में था और वो वहीं रहना चाह रहा था, जबकि लोअर पार्ट हमारा बस के साथ आगे चल देता है या कार के साथ, तो फिर अपर बॉडी जो होती है वो पीछे की तरफ बेंड हो जाती है। तीसरा पॉइंट, when we beat a coat with a stick, the dust particles lying between the threads of the coat fall off, ठीक है। तो ये भी पॉइंट होता है कि जैसे जो जाड़ों में कपड़े होते हैं जो हैवी होते हैं या जो कर्टन्स वगैरह होते हैं, उनको जब डस्ट उस पे हो जाती है या जैसे तरी वगैरह इस टाइप के जो होते हैं, तो उनको आप टांग देते हैं और फिर वहां पर
अगर किसी भी स्टिक से उस पे आप स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, जो डस्ट होती है वो नीचे की तरफ गिरने लगती है। रीजन क्या है कि जैसे जो धागे होते हैं, जो उसके अंदर धागे, तो उसमें डस्ट पार्टिकल ऐसे चिपक जाते हैं, ठीक है। अब वो डस्ट पार्टिकल उसमें चिपके, बांधे तो गए नहीं है, जस्ट उसके साथ चिपक गए। तो जब आप यहाँ पर किसी भी कैसे भी स्ट्राइक आपने किया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये इस तरीके से, मान लीजिए जो धागा है वो ऐसे चला गया, ठीक है। आपने इसके ऊपर जब यहाँ पर किसी भी स्टिक से एक तरीके से स्ट्राइक किया, तब यहाँ पर ये इधर चला गया, तो क्या होगा कि जो ये यहाँ पर डस्ट पार्टिकल थे वो जहां थे रेस्ट में वही रहना चाह रहे थे, तो वो अलग हो गए, और अलग हो जाएंगे तो फिर वो नीचे गिर जाएंगे। तो ये भी कंडीशन क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की कंडीशन है, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखते हैं नेक्स्ट, इफ वी jerk a piece of paper kept under a book quick enough, the book does not move। तो ये कंडीशन भी यहां पर क्या है कि अगर कोई बुक है उसके अंदर आपने कोई अपना लेटर वेटर रख दिया, ठीक है, फिर पापा ने देख लिया तो उसको ऐसे उन्होंने खींच लिया, तो ये कंडीशन होती है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो वो पेपर है वो सिर्फ बाहर आ जाता है, बुक जैसी है वैसी रखी रहती। उसका रीजन क्या है कि बुक रेस्ट में थी और वो रेस्ट में ही रहना चाह रही थी, और उसका मास भी ज्यादा था, इसका मतलब उसके अंदर अपोजिंग प्रॉपर्टी भी ज्यादा थी, इनर्शिया उसका ज्यादा था। लेकिन जो खाली एक पेपर था उसको आपने खींचा तो उसको तो आपने बाहर की तरफ निकाल लिया, लेकिन बुक जहां थी वहीं पर रह गई। दैट मींस अगेन एग्जांपल किसका होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। एन एप्पल पास डाउन फ्रॉम द ट्री व्हेन इट्स ब्रांच इज सेकंड। तो अगर कोई भी एप्पल है, अगर कोई मान लिया कोई पेड़ है उस पे फ्रूट लगा हुआ है, तो जब आप उसको हिलाते हैं तो वो नीचे गिर जाता है, तो उसका भी रीजन क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन या इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा। डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर है, अब ये एप्पल लगा हुआ है, एप्पल कम दिल ज्यादा लग रहा है, तो ये यहाँ पर वैसे दिल ऐसा नहीं होता, तुम लोग पढ़े लिखे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जब हम इसको हिलाएंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, जैसे ब्रांच इधर चली गई, लेकिन अब इसका वेट तो है ज्यादा, जो फ्रूट है, तो जो वेट इसका ज्यादा, तो ये जहां है वही रहना चाहेगा, और ब्रांच उधर आप लिए जा रहे हैं, ठीक है, उसको हिला रहे हैं, तो इसका जो स्टेम है उसके बीच में क्या होगा, एक टेंशन जनरेट होगा, और उसकी वजह से जहां से वो वीक होगा वहां से टपक जाएगा, नीचे गिरेगा। नीचे न्यूटन बैठे हुए थे, एप्पल हम लोग बैठे थे खा लेते, वाह एप्पल मिल गया, उन्होंने कुछ अलग ही कारनामा कर डाला। तो ये तो एक जस्ट बात है कि वो जैसे कोई भी चीज कभी कभी बहुत ज्यादा जब आप वहां पर काम करते हैं, किसी चीज के पीछे लग जाते हैं, तब वहां से आपको कुछ रिजल्ट मिलता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ अचानक से ऐसी चीजें होती हैं जो आपके सामने होती हैं, और अगर आपने उस पर ध्यान दिया तो हो सकता है वहां से कुछ ये जनरेट हो जाए। तो ऐसा थोड़े एप्पल नहीं गिरता तो ग्रेविटेशन लॉ ही नहीं आता, ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई। इवोल्यूशन चल रहा है, जो जो भी चीजें चल रही हैं, तो आगे हम लोग चीजें पढ़ते जा रहे हैं, बनती जा रही हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, चंद्रयान पहुंच गया कहां पर, चंद्रमा पे, तो चीजें चल रही, लेकिन जो भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं से जनरेट हुई। तो वो अचानक से था कि वो बैठे हुए थे, वो गिर गया और उनके दिमाग में आइडिया आ गया, तो वहां से आ गया। बाकी कुछ भी गिरता है, इसकी जगह कटहल गिर जाता तो भी, कटहल भारी हो सकता है, डेंजरस हो सकता था, बट आइडिया तो उससे भी उनको आ सकता था ना। तो ये कोई बात नहीं, मतलब वो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनना था तो वो बनना था बस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर, न्यूटन जो थे वो पहले शुरुआत में बहुत अच्छे नहीं थे पढ़ने में, जब बचपन में थे तो बचपन में बहुत अच्छे नहीं थे पढ़, और बहुत गुस्सैल टाइप के थे, एकदम चिड़चिड़े टाइप के गुस्सैल। तो क्योंकि वो जो है उनके साथ जो बचपन में जो घटनाएं हुई थी उसकी वजह से ऐसा हो गया था, शायद तुम लोगों को पता भी होगा थोड़ा बहुत, कि जो बचपन में उनके फादर जो है, मतलब वो दुनिया में बाद में आए थे, फादर उनके पहले चले गए थे, तो इसकी वजह से, और फिर उनकी जो मदर थी उन्होंने दूसरी शादी कर ली, तो वो तब 3 साल के थे, तो उनको अपने ग्रैंडफादर के पास और मदर के पास रहना पड़ा। तो इसकी वजह से उनका जो बचपन था वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग था, तो उसकी वजह से काफी गुस्सैल टाइप के वो हो गए थे, अपने स्कूल में काफी लड़ाइयां करते रहते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे उनका दिमाग चेंज हुआ ऐसे ही एक इंसिडेंट के थ्रू, कि उन्हें दिखाना था, मतलब उन्हें ये था कि हमें जिद्दी टाइप के थे, तो जो जिद्दी इंसान होता है ना उसके अंदर एक क्वालिटी होती है कि अगर कुछ ठान लेता है तो फिर वो कर डालता है। तो उनके अंदर जिद आ गई कि हम क्लास में सबसे पीछे, सबसे आगे आएंगे, तो वो फिर उसके थ्रू टॉपर भी बने अपने क्लास के, और आगे उनको स्कॉलरशिप भी मिली।
तो वहां से उन्होंने काफी चीजें वो पढ़ना स्टार्ट किए और काफी उन्होंने चीजें इन्वेंट भी की। आपने देखा होगा एक्सपेरिमेंट उनके हर यूनिट में कहीं ना कहीं वो, इवन ऑप्टिक्स में भी है न्यूटन्स लॉ, ठीक है, आपने देखा होगा, हीट में भी है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो उन्होंने बहुत सारे जो ये सब जो चीजें थी, इन्होंने 25 साल की एज, मतलब जस्ट 25 ईयर्स की एज तक में ही उन्होंने बहुत सारी खोजें कर डाली थी। यहाँ 25 साल में आदमी सोचता है अब हम करें क्या, कुछ तो कर ही लेते हैं लाइफ में, ठीक है। यहाँ 25 साल में उन्होंने क्या क्या बना डाला था। तो बहुत अलग टाइप के इंसान थे। खैर ज्यादा उनकी जीवनी नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उससे हमें कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्वेश्चन यहीं से मिलेगा, इसलिए वापस आ जाते हैं। एन एपल फास्ट फ्रॉम द, ये तो समझ ही लिया हमने। बॉडीज ऑफ लार्जर मास नीड लार्जर इनिशियल एफर्ट फॉर पुटिंग देम इनटू मोशन। तो ये तो अभी आपको बताया गया था, क्योंकि जिसका मास बहुत ज्यादा होगा उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा होगा, और इनर्शिया है तो मतलब उसको स्टार्ट करने में आपको एफर्ट भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। आगे बढ़ते हैं। When we are traveling in a bus suddenly stops, the upper part of our body continues to be in motion, as such we fall forward. जो लोग ट्रेन और बस में जैसे बैठते हैं सोने लगते हैं, उनको इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। क्योंकि जैसे हम सोते हैं ना, कई लोग देखा होगा ना, सोते रहते हैं अपना, जैसे बैठेंगे तुरंत सोना स्टार्ट करते हैं, तो जब वो अचानक से रोकता है तो धड़ाम से आगे लड़ते हैं, तब उनको समझ में आता है अच्छा पहुंच गए अपनी जगह पर। When we are traveling in a bus suddenly stop, तो उस कंडीशन में होता क्या है, ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन का। क्योंकि बस जो है या ट्रेन वो मोशन में थी, तो हमारी पूरी बॉडी मोशन में थी। अब अचानक से क्या हुआ, उसने लगाया ब्रेक, तो जो लोअर पार्ट था, जो जैसे हम बैठे हुए थे, तो वो तो रुक गया, लेकिन जो अपर पार्ट था हमारा फ्री, वो पार्ट वैसे ही मोशन में रहना चाह रहा, इसलिए वो आगे की तरफ भागता है, और इसीलिए हम आगे वाली सीट में लड़ जाते हैं जाकर। When a horse at full gallop suddenly stop, अगेन वही कंडीशन है कि अगर बहुत तेजी से वो भाग रहा है और अचानक से रुक जाता है, द राइडर इज थ्रोन फॉरवर्ड, अगेन क्या होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल। वही जैसे कार वाला है वैसे यहाँ पर हॉर्स वाला एग्जाम्पल। एन एथलीट रन सम डिस्टेंस बिफोर टेकिंग अ जंप, जैसे आपने देखा होगा जो लॉन्ग जंप वाले होते हैं वो थोड़ा दौड़ के आते हैं और उसके बाद वो कूदते हैं कि कितना वो यहाँ पर जंप कर सकते हैं। तो उसका रीजन क्या है कि जैसे अगर उन्होंने यहां से दौड़ना स्टार्ट किया, काफी दूर से यहां से इन्होंने, ठीक है, दौड़ना स्टार्ट किया, अब मान लिया इसे यहां से जंप करना है, तो काफी पीछे से दौड़ के आया, तो जब ये यहां पर पहुंचेगा और जब ये एयर में जाएगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसने जो वेलोसिटी यहां पर गेन की, उस वेलोसिटी के कारण इसकी बॉडी एयर में वैसे ही रहना चाहेगी, क्योंकि हमें पता है हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलेरेशन होता नहीं, तो चेंज नहीं होगा। तो यहां पर क्या होगा, ये सीधे उसी वेलोसिटी से उस डायरेक्शन में भागना मतलब जाएगी इसकी बॉडी, और इस तरीके से ये ज्यादा लंबी डिस्टेंस तक ये जंप कर जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एन एथलीट रन सम डिस्टेंस बिफोर टेकिंग अ जंप, अगेन एग्जांपल किसका है, इनर्शिया ऑफ मोशन का, क्योंकि ये दौड़ के आया था तो इसकी बॉडी में एक मोशन आ गया, अब इसने अपने आप को ऊपर उठा लिया, तो बॉडी जैसे मोशन में थी वैसे ही रहना चाह रही, इसलिए ये काफी ज्यादा डिस्टेंस तक ये जंप कर जाता है, अगेन इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल। नेक्स्ट देखते हैं, अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड बाय अ पर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इससे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेगा, और थोड़ा सा इसमें कुछ और भी चीजें हम आपको यहाँ पर बताएंगे जो आपको ध्यान रखना है, लिखवाएंगे नहीं कुछ, ठीक है, आपको यहाँ पर बता दिया जा रहा है, उसको ध्यान से समझ लेना, बाकी उसमें दिमाग ही लगाना, कभी पूछा जाएगा तो आप थिंक करना जो यहाँ पर हम समझने जा रहे हैं, बाकी कभी अगर भूल जाएंगे तो वीडियो लेक्चर रहता ही है, उससे आप वापस देख लेना, ठीक है। अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड बाय अ पर्सन इन अ यूनिफॉर्मली मूविंग ट्रेन कम्स बैक टू हिज हैंड, मतलब अगर एक ट्रेन यहां पर जा रही है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो अगर इसके अंदर एक पर्सन बैठा हुआ है और इसने एक बॉल लिया और उस बॉल को इसने ऊपर की तरफ फेंका, तो इसने बॉल को फेंका है जस्ट वर्टिकली अपवर्ड, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहां पर क्या कहा गया, बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो ये कंडीशन ध्यान रखना है कि ऊपर की तरफ ही फेंकेगा, तो जब ये ऊपर की तरफ यहां पर फेंकेगा तो उसने आपसे क्या कहा है, यहां पर पर्सन इन अ यूनिफॉर्मली मूविंग ट्रेन कम्स बैक टू हिज हैंड, तो वापस वो बॉल उसके हाथ में ही गिरेगी आकर। तो रीजन इसका क्या है,
कि यहां पर जो ये ट्रेन जा रही है वो कैसे जा रही है, यूनिफॉर्म मोशन से, मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अगर यहां पर वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है, उसको हमने u मान लिया, तो इसका मतलब इसने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका। अब एक वेलोसिटी इसकी हॉरिजॉन्टल ऐसे रहेगी, ठीक है, और ये वेलोसिटी इसी के बराबर ही तो रहेगी, ट्रेन की वेलोसिटी के बराबर। तो जब इसका मोशन होगा तो वो मोशन कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ बनाएगा, क्योंकि एक ऊपर है एक ऐसे वेलोसिटी है, तो अगेन पाथ इसका पैराबोलिक ही होगा। तो ये बॉल ऐसे जाएगी और इस तरीके से पैराबोलिक पाथ बनाते हुए मान लिया यहां पर आ गई। तो जितने समय में बॉल यहां पर आएगी उतने समय पर्सन भी तो आगे आ जाएगा, क्योंकि पर्सन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी अगर देखा जाए तो u ही तो है, क्योंकि वो ट्रेन पर बैठा है और ट्रेन की वेलोसिटी u है, यानी कि दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम। तो अगर दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो मान लिया t टाइम में बॉल यहां पर पहुंचती है तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, u इंटू टी। तो t टाइम में मैन कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो भी तो u इंटू टी ही ट्रेवल करेगा, यानी कि बॉल ऐसे जाएगी वहां पर और मैन भी पहुंच जाएगा और वापस उसे कैच कर लेगा। इस मैन को इस बॉल का पाथ कैसा दिखेगा, पैराबोलिक या स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन दिखेगा। हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी था कि अगर दोनों मोशन में हैं तो रिलेटिव मोशन के थ्रू कि उसका पाथ कैसा उसे दिखेगा, स्ट्रेट लाइन। दूसरे केस में भी बताया गया था, पहले केस में भी बताया गया था, जो लास्ट में हम लोगों ने केसेस किए थे। तो स्ट्रेट लाइन, और करके भी आप देख सकते हैं, जैसे आप कहीं ऐसे अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जब जा रही तो अगर आप फेंकते हैं तो बॉल ऊपर जाती है और सीधे नीचे आ जाती, लेकिन आप सोचो उसका पाथ, वो स्ट्रेट लाइन सिर्फ आपको दिखता है लेकिन वो होता नहीं है। अगर वो स्ट्रेट लाइन होता तो आप उसको कैच ही नहीं कर पाते। जैसे अगर वो सीधे ऊपर जाता और नीचे आ जाता तो आप आगे निकल जाते, बॉल वहीं पर गिरती, लेकिन वो बॉल आपके हाथ में होती, तो इसका मतलब उसका पाथ स्ट्रेट दिखता है लेकिन वो होता नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। अब इसमें कुछ और बातें हैं वो हमें समझना है। जैसे आप सोचो कि यहाँ यूनिफॉर्म मोशन के बजाय वो आपसे ये कह दे कि इसके पास एक एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन की बजाय एक एक्सेलरेशन है। तो अगर एक्सेलरेशन है तो ये जो बॉल है वो आगे गिरेगी पर्सन के या पीछे गिरेगी, या वो वापस कैच कर लेगा, आगे गिरेगी या पीछे। कुछ लोगों को लग रहा है आगे गिरेगी, कुछ लोगों को लग रहा है पीछे गिरेगी। कैलकुलेशन पर आऊं, कैलकुलेशन अगर आप करो दिमाग में तो आपको समझ में आ जाएगा क्या हो। कैलकुलेशन का मतलब दोनों के हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देख लो, दोनों के हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अगर आप निकालो तो आपको समझ में आ जाएगा, जिसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा वो आगे चला जाएगा और जिसका कम होगा वो पीछे। मतलब ये मत सोचो कि कहां जाएगी, आप ये सोचो कि क्यों ऐसा, मतलब जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व कैसे करें। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अगर हम बॉल का देखेंगे तो बॉल जिस समय उसने बॉल को ऊपर फेंका, अब बॉल तो फ्री हो गई ना, बॉल तो फ्री हो गई, एयर में है बॉल, तो बॉल के पास क्या कोई एक्सेलरेशन होगा, जी होगा, ठीक है, लेकिन वो कैसी डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड। हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा ना, यानी कि अगर हम बॉल की बात करें यहां पर तो बॉल के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा जो उस समय वेलोसिटी होगी, जिस समय उसने फेंका उस समय जो ट्रेन की वेलोसिटी होगी वही बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, फिर तो आपने छोड़ दिया। तो बॉल के लिए x की वैल्यू हो जाएगी u इंटू टी। लेकिन अगर हम मैन की बात करें तो वो तो बैठा हुआ है ना ट्रेन पे, वो तो एयर में है नहीं, वो तो ट्रेन के साथ चलेगा। तो अगर वो ट्रेन के साथ चलेगा तो जो मैन है, मैन, उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मान लिया x डैश है वो, तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ut एंड प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि ट्रेन एक्सेलरेट कर रही। तो किसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, मैन का, यानी कि मैन निकल जाएगा आगे और बॉल रह जाएगी पीछे। यानी कि अगर ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है तो बॉल उसके पीछे गिरेगी, क्योंकि मैन का एक्सेलरेशन है। तो अब आप कॉमन सेंस लगाओ कि मैन के पास एक्सेलरेशन है लेकिन बॉल के पास नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल में जिसके पास एक्सेलरेशन है वो आगे निकल जाएगा ना, ut प्लस हाफ at स्क्वायर के बराबर, या उसकी वेलोसिटी कहे तो ज्यादा होती चली जाएगी। तो इसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, बॉल का कम, बॉल गिरेगी जाकर इसके पीछे। तो ध्यान रखेंगे, अब समझ में आ गया ना, अब याद रहेगा। ऐसे ही आप यहां पर सोचो कि ये एक्सेलरेशन ना होता बल्कि ये रिटार्डेशन होता, ठीक है, तब ये बॉल कहां गिरती, आगे गिरती, क्योंकि तब बॉल का डिस्प्लेसमेंट तो यही होता, लेकिन जो मैन है उसमें यहां पर इसकी बजाय क्या आ जाता, माइनस आ जाता।
और इसका मतलब मैन का डिस्प्लेसमेंट कम और बॉल का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, तो बॉल गिरेगी आगे। तो समझ में आ गया कि अगर कोई मैन वर्टिकली ऊपर बॉल को फेंकता है चलती हुई ट्रेन में, तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तब वो उसको कैच कर लेगा, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं जा रही है ट्रेन, उसमें एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन है तो उसे कैच नहीं कर पाएगा। दूसरा क्वेश्चन कि एक्सेलरेशन है तो फिर बॉल गिरेगी पीछे और मैन चला जाएगा आगे, और अगर रिटार्डेशन है तो बॉल आगे गिरेगी और मैन पीछे रह जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा ना सब। चलिए, तो ये भी एक एग्जाम्पल जो था यहां पर एक इसका था इनर्शिया ऑफ मोशन का, क्योंकि बॉल मोशन में थी और वो मोशन में ही रहना चाह रही थी, इसीलिए वो आगे जाती है और मैन उसे वापस कैच कर लेता है। ठीक है, when a stone tied to one end of a string is turned in a circular path and the string breaks suddenly, the stone flies along the tangent of the circle। ये तो काम सबने कभी ना कभी किया होगा, वो धागे में पत्थर उत्थर बांध के घुमाया जाता है ना, और जो लोग पतंग लूटते हैं वो तो बढ़िया से अच्छे से जानते हैं। ठीक, वो यही करते हैं, दूसरा बेचारा उड़ा रहा है उस पर लंगर फंसा के काट लिया, वो बेचारा खाली ऐसे ऐसे करता रह जाता। तो जो भी ये यहाँ पर है कंडीशन, तो इसमें क्या होता है कि जब आप उसको गोल घुमाते हैं तो होता क्या है कि आप अगर उसे ऐसे घुमा रहे हैं यहाँ पर, तो इस कंडीशन में किसी भी इंस्टेंट पर अगर यहाँ पर वेलोसिटी मान लिया v के बराबर है, तो जो टुवर्ड्स सेंटर एक्सलेशन होता है सेंटीपिटल एक्सलेशन, उसके थ्रू यहाँ पर सेंटीपिटल फोर्स लगता है F इक्वल टू ma वही mv स्क्वायर बाई r। तो यही फोर्स जो होता है इसी की वजह से डायरेक्शन चेंज होती है। ये फोर्स अगर स्ट्रिंग है तो कौन प्रोवाइड करेगा? टेंशन। ठीक है, टेंशन की वजह से उसको ये फोर्स मिलता है और उसकी वजह से इसकी डायरेक्शन घूम जाती है। लेकिन अचानक से क्या हुआ, स्ट्रिंग टूट गई, तो जब ब्रेक हो जाएगी तो इसका मतलब ये अब टर्न नहीं कर पाएगा, क्योंकि टर्निंग कर रहा था ये टेंशन की वजह से, लेकिन स्ट्रिंग तो टूट गई ना, तो टेंशन तो हो गई जीरो। तो उस समय अगर इसकी वेलोसिटी ऐसे है तो ये सीधे वैसे ही टेंजेंशियली मूव कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का, कि उसकी इनएबिलिटी है, अयोग्यता है कि वो अपने आप अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाएगी। तो यहां पर वही लिखा गया, व्हेन अ स्टोन tied to one end of a string is turned in a circular path and the string breaks suddenly, the stone flies along the tangent of the circle, inertia of direction। इसी तरीके से हम लोग यहां पर देखें, जैसे यहां पर द रोटेटिंग व्हील ऑफ एनी व्हीकल थ्रोज आउट मड टेंजेंशियली ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। जैसे आपने देखा होगा बारिश वगैरह में खासकर, कि जैसे कोई भी व्हीकल जो होता है वो अगर आगे जा रहा है ऐसे, ठीक है, इस तरह से कोई भी व्हीकल, ये उसका पहिया हो गया, ऐसे दूसरा भी होगा, तो इसमें क्या आपने इस तरीके की चीजों को ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पर जब ये मूव करता है ऐसे आगे की तरफ, तो आपने देखा होगा कि जो मड या जो पानी वगैरह इसके साथ लग जाता है वो इस तरीके से ऐसे ऐसे जाता है ना पीछे की तरफ। ठीक है, वैसे यहाँ पर गार्ड लगाया जाता है, लेकिन हम लोग इंडियंस हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लगाएं चाहे ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर वैसे लगा दिया था कि जो पीछे हो उसको प्रॉब्लम ना हो, लेकिन नहीं है तो आपने देखा होगा नॉर्मली इस तरीके से यहाँ पर पानी जाता है और यहाँ पर आप खड़े होते हैं। किसी से मिलने जा रहे थे, उसने आपको कलर कर दिया पूरा, आपके दांत हो गए ऐसे, बाल गुस्से में खड़े हो गए। ठीक है, तो ये सिचुएशन भी आपने देखी होगी। तो ये जो कंडीशन थी, इस कंडीशन में भी क्या हुआ कि जो यहाँ पर डस्ट पार्टिकल या जो वो मड वगैरह था या जो पानी था, वो इसके साथ में बंधा हुआ नहीं था, बल्कि वो जस्ट उससे चिपक जाता है। तो एक तरह से जब ये ऐसे घूमेगा तो बंधा हुआ होता तब तो उसके साथ में घूम जाता, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि इस तरीके से आगे की तरफ मूव करेगा जब ये व्हीकल, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इस लोकेशन पर जाने का तो अपने आप अपनी डायरेक्शन को चेंज कर नहीं पाएगा, इसलिए वो कैसे जाएगा? टेंजेंशियल। जैसे इसमें ये कैसे गया? टेंजेंशियल, वैसे इसमें भी ये कैसे जाएगा? टेंजेंशियल। तो ये इस तरीके से मूव करेगा, बाद में इसका पाथ ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन की तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या है, वो अपनी डायरेक्शन अपने आप चेंज नहीं कर पाएगा, और इसलिए ये भी हो गया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जाम्पल। ठीक है, तो सारे एग्जाम्पल्स हो गए यहाँ पर। तो हम लोग अब एक साथ लिख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने यहां तक देखा था, ए से स्टार्ट किया था, और बॉडीज ऑफ लार्जर मास नीड लार्जर इनर्शिया, फिर क्या था, व्हेन वी आर ट्रेवलिंग इन अ बस सडनली स्टॉप, तो यहां तक एफ तक। तो जरा उसके नीचे देखो जगह होगी थोड़ी सी ना, तो आप यहां पर लिख लो ए से लेकर एफ तक, ऐसे ए टू एफ।
इसके आगे लिख लेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जांपल्स थे ये, ए से एफ तक। इनर्शिया ऑफ रेस्ट ए से एफ। और उसके बाद यहां पर आगे जाते हैं जी, एच और आई और जे, यहां तक के जो एग्जांपल्स थे ये थे इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जांपल। ठीक है, कहां से है, जी टू जे, जी से लेकर जे तक यहां पर है ये इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जांपल्स जी। और फिर उसके बाद लास्ट में दो बचे, तो ये थे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के। तो यहां पर के और एल के लिए लिख लेंगे। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब हम लोग आ जाते हैं यहां पर न्यूटन्स लॉज पर। तो न्यूटन्स के जो 3 लॉ हैं उनको हम एक साथ पहले देख लेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पर उससे रिलेटेड जो केसेस वगैरह हैं उन पर आएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मतलब हर बॉडी जो भी है वो या तो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब एकदम सीधे, अनलेस अ नेट, यहां पर ध्यान देंगे, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, मतलब उस पर कुछ नेट फोर्स लगे। नेट इंपॉर्टेंट है यहां पर टर्म, कि ऐसा नहीं कि फोर्स लग रहा है, फोर्स लगेगा तो ऐसा जरूरी नहीं कि वहां पर कुछ चेंज आ जाए। फोर्स का मतलब ऐसे बैलेंस फोर्स भी तो हो सकते हैं ना। मान लिया फोर्स तो आपने 2 लगा दिए, लेकिन एक 10 न्यूटन इधर और दूसरा 10 न्यूटन उसके जस्ट अपोजिट, तो नेट फोर्स क्या हो गया, 0। तो अगर नेट फोर्स 0 है तो क्या उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा ना। हम लोग पीछे वेक्टर में क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो वैसा यहां पर इसीलिए अनबैलेंस्ड जो फोर्स है वो होना चाहिए, यानी कि नेट एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर कुछ एक्ट जब तक नहीं करेगा तब तक वो बॉडी जैसी कंडीशन में है वैसी ही कंडीशन में वो रहेगी। यही है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इसीलिए कहा क्या गया नोट में, एनी ऑब्जेक्ट इन रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, रेस्ट में हो या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव कर रहा हो, इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्योंकि अगर कोई रेस्ट में है तो इसका मतलब उस पर फोर्स तो लग सकते हैं, बट नेट फोर्स क्या होगा, 0, क्योंकि अगर नेट फोर्स 0 नहीं होगा तो वो रेस्ट में नहीं रहेगा। और दूसरा पॉइंट क्या है कि कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन 0 होगा, और एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब फोर्स भी 0 वहां पर रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो भी एग्जांपल होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का। द नेट फोर्स ऑन सच एन ऑब्जेक्ट इज 0। आप ध्यान दो क्या लिखा गया है, नेट फोर्स ऑन सच एन ऑब्जेक्ट इज 0, सच ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम इक्विलिब्रियम में कहेंगे। आप यहां पर इस चीज को जरूर ध्यान रखना अच्छे से, क्योंकि इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे अगर हम आपसे यहां पर कहें कि एक बॉडी यहां पर है रेस्ट में रखी गई, क्या इस पर कोई फोर्स लग रहा है, यस या नो? फोर्स लगेगा। अगर कोई बॉडी ऐसे आपने टेबल पर रखा, ग्राउंड पर रखा, कहीं भी रखोगे ना, तो उस पर नेट कुछ ना कुछ फोर्स तो लगेगा ना। हमने फोर्स बोला था, नेट फोर्स नहीं। ठीक, हमने कहा क्या इस पर कोई फोर्स लग रहा है, तो लग रहा है, लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। तो आप उस चीज को ध्यान दो कि अगर वो रेस्ट में है तो यहां पर हो सकता है एक फोर्स ऊपर लग रहा हो, एक फोर्स नीचे लग रहा हो, एक फोर्स इधर लग रहा हो, एक फोर्स इधर लग रहा हो। लेकिन मान लिया ये दोनों 5-5 न्यूटन के हैं और ये 10-10 न्यूटन का है, सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। एफ नेट क्या हो गया, 0। तो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उस पर फोर्स लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है वहां पर। लेकिन अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो वो 100% 0 होगा अगर वो बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग न्यूटन सेकंड। तो फर्स्ट लॉ में बस इतना ही, ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो यहाँ पर है। इसके बाद न्यूटन्स सेकंड लॉ पर हम लोग आ जाते हैं।
नेट फोर्स ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस एक्सलेशन इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। मतलब किसी भी बॉडी पर जो नेट फोर्स आप लगाते हैं, जरूरी नहीं कि एक फोर्स लग रहा, मान लिया 10 फोर्स लग रहे हैं, लेकिन उन 10 का एक पर्टिकुलर रिजल्टेंट फोर्स होगा, और वो रिजल्टेंट फोर्स अगर इस डायरेक्शन में है तो उसी डायरेक्शन में उसमें एक एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण जनरेट हो जाएगा, और रिलेशन क्या हो जाएगी, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो हम लोग जो न्यूटन सेकंड लॉ करते हैं तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो वो न्यूटन सेकंड लॉ एक्चुअल में क्या होता है, F इज इक्वल टू डी पी डिवाइडेड बाई डी टी। मतलब देखा जाए तो रियल में न्यूटन सेकंड लॉ यही है, ठीक है, F इज इक्वल टू डी पी डिवाइडेड बाई डी टी। क्योंकि न्यूटन ने सेकंड लॉ में अपने ये कहा कि आप उसके मोमेंटम को अगर चेंज कर दे रहे हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो रहेगा वो नेट एक्सटर्नल फोर्स के बराबर रहेगा। अब मोमेंटम चेंज करने के लिए कोई जरूरी थोड़े कि हम वेलोसिटी ही चेंज करें, हम अगर मास चेंज कर देंगे तब भी तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, और वेलोसिटी चेंज करेंगे तब भी हो जाएगा। तो ये उसकी एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है। जैसे अगर आप कुछ लिखना नहीं, ये सब हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर F है, अब ये P जो है उसको हम मास इंटू वेलोसिटी करते हैं डिवाइडेड बाई dt। तो अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी को कांस्टेंट कर लें तो वेलोसिटी हमने बाहर निकाल लिया, ठीक, तो ये मास का वेरिएशन हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर क्या करें, मान लिया मास को हमने कांस्टेंट कर रखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dv डिवाइडेड बाई dt, और dv डिवाइडेड बाई dt को आप क्या लिख सकते हैं, एक्सलेशन, तो m इंटू ए आ जाएगा। तो ये जो रिलेशन है F इज इक्वल टू m इंटू ए, वो रिलेशन में आपने मास को क्या माना है, कांस्टेंट। लेकिन अगर आप मास को चेंज कर दो तो भी मोमेंटम चेंज होगा और फोर्स आ जाएगा, और अगर वेलोसिटी को चेंज करेंगे तब भी मोमेंटम चेंज होगा और फोर्स आ जाएगा। कुल मिला के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा। तो ये अभी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लिख पाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में, ठीक है। यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, यहाँ पर ये सब चीजें इसलिए नहीं हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अभी हम फोकस कर रहे हैं F इज इक्वल टू एम ए पर। मतलब जो भी हम लोग क्वेश्चंस वगैरह करेंगे वो सब इस वाले फार्मूले पर बेस्ड होंगे, F इज इक्वल टू एम ए पर। यहाँ पर F नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम या बॉडी पर, और A क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम और बॉडी। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक मेन पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पूरे फिजिक्स में कहीं पर भी अगर हमें इक्वेशंस बनानी होंगी तो उसी पॉइंट का हम यूज करेंगे जो आपको बताने जा रहे हैं। चाहे जितना भी कॉम्प्लिकेटेड केस हो, चाहे उसमें एक फोर्स लग रहा हो, चाहे वो 4 फोर्स लग रहे हो, चाहे वहां पर इंक्लाइन प्लेन हो, पुली का केस हो, फ्रिक्शन लग रहा हो, कुछ भी लग रहा हो, जो पॉइंट यहाँ पर समझाएंगे उसी का यूज करके हम लोगों को इक्वेशंस हमेशा बनानी रहेंगी, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर, जैसे सपोज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान देंगे क्योंकि इसी के थ्रू हम लोग आगे सारा काम करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पर एक बॉडी ली और इस बॉडी के ऊपर हमने 2 फोर्स लगा दिए, एक फोर्स इधर लगा दिया F1 और दूसरा फोर्स यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया गया F2। अब जैसे ये केस तो काफी सिंपल है, इसमें आपको अगर वैल्यूज दे दी जाएंगी तो आप कहेंगे भाई F1 ज्यादा है तो ये बॉडी इधर चलेगी और F2 ज्यादा है तो इधर चलेगी। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको नहीं पता चल पाता है कि बॉडी किधर जाएगी, आपके सामने कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया एक इंक्लाइंड प्लेन हो ऐसे, ठीक है, तो ये इंक्लाइनेशन आपको ज्यादा दिख रहा है, ये कम दिख रहा है, थोड़ा सा और इसको इंक्लाइंड कर देते हैं। ठीक है, ये ज्यादा स्लोप दिख रहा है और ये कम स्लोप दिख रहा है। अब इसके ऊपर हमने एक बॉडी रख दी यहाँ पर, और यहाँ पर एक पुली लगा दी और एक बॉडी हमने रख दी यहाँ पर, ठीक। अब ये एंगल सपोज कर लिया है 60 डिग्री और इधर का एंगल है 30 डिग्री। मास जो है इस वाली बॉडी का जो मास है वो है 8 किलोग्राम और इधर वाली बॉडी का मास है 10 किलोग्राम। अब अगर हम यहाँ पर, अब हमें अभी कंफ्यूजन यहाँ पर ये होगा कि अगर हम स्लोप देखते हैं तो इधर ढलान ज्यादा है तो हमें लगेगा ये नीचे जाएगा, लेकिन जब हम मास देखते हैं तो हमें लग रहा है ये 10 है, ये ज्यादा है तो ये इसको खींच ले जाएगा इधर। तो अब हमारे अंदर कंफ्यूजन आ गया कि यार वास्तव में ये इधर चलेगी बॉडी या इधर चलेगी। अब या तो हम सब कुछ निकाल कर कंपोनेंट वगैरह चेक करें कि ये बॉडी किधर जाएगी और तब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें, तो उसमें तो लगेगा आपको टाइम। तो हम चेक नहीं करेंगे, हम यहाँ पर जो भी सिचुएशन होगी उसमें जो यहाँ बताने जा रहे हैं वही काम हम वहां पर कर लेंगे। तो वो काम क्या है, इसको हम यहाँ पर हटा देते हैं और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर हमें नहीं पता चल पा रहा है कि बॉडी किधर जाएगी,
तो हम लोग क्या करेंगे, अगर पता चल गया तो जो लग रहा है वही डायरेक्शन आप मान लो, लेकिन नहीं पता चल रहा है तो हम कुछ भी डायरेक्शन यहां पर मान लेंगे। मान लिया ये इधर जा रहा है, ठीक है, और वहां पर उसका एक्सलेशन है a के बराबर, और हम इस डायरेक्शन को अज्यूम करेंगे, जो हम मानेंगे उस डायरेक्शन को हमेशा हम अज्यूम करेंगे पॉजिटिव। मतलब कोई भी क्वेश्चन है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं कि वो किधर जाएगा, लेकिन कई बार होता है ना कि डायग्राम जब आपके सामने आएगा तो आपको खुद ही पता चल जाता है कि कौन सी बॉडी किधर जाएगी, तो आपको पता चल जाता है। जैसे मान लिया हमने यहाँ पर एक पुली बना दी और इसके बाद हमने यहाँ पर एक वेट लटका दिया यहाँ और एक यहाँ, इसको हमने कह दिया ये 10 किलोग्राम का है और ये 6 किलोग्राम का है, कौन सा नीचे जाएगा, पता चल गया ना आपको। जैसे अभी इंक्लाइन प्लेन वाले में नहीं पता चल पा रहा था, लेकिन यहाँ पता चल गया। तो अगर हमें पता चल जा रहा है तो हम जबरदस्ती नहीं कहेंगे नहीं ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा, हालांकि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आंसर आपका एग्जैक्ट आएगा, लेकिन क्यों वो करना, जब हमें पता ही चल रहा है कि ये नीचे जाएगा तो हम इसको नीचे की तरफ दिखाएंगे और इसको ऊपर की तरफ दिखाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि पता चल रहा है तो ठीक है, नहीं पता चल रहा है तो किसी एक डायरेक्शन को मान लेंगे पॉजिटिव। अब हमें करना क्या है, जो एक्सलेशन की डायरेक्शन जो आपने मानी, उस डायरेक्शन का जो फोर्स होगा उसको आपको लेना है प्लस, मतलब एक्सलेशन की डायरेक्शन का फोर्स प्लस और अपोजिट फोर्स को माइनस, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन। दैट मींस यहां पर क्या होगा, एक्सलेशन की डायरेक्शन का फोर्स क्या है F1, एक्सलेशन के अपोजिट क्या है F2, एंड दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन। या फिर अगर आपको एक्सलेशन लिखना है तो आप लिख सकते हैं F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई m, लेकिन ध्यान आपको क्या रखना है, ध्यान यही रखना है कि एक्सलेशन की डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव और अपोजिट फोर्स नेगेटिव इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन, ठीक है, बस यही आपको रट लेना है। एक्सलेशन की डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव, अपोजिट फोर्स नेगेटिव इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन। बस जितनी भी इक्वेशंस कहीं पर भी बनेगी, चाहे उसमें एक फोर्स हो चाहे 10 फोर्स हो, आपको करना हमेशा यही काम है। यहां से हम एक्सलेशन निकाल लेंगे। अब मान लिया आपको नहीं पता था, आपने रैंडमली कोई डायरेक्शन मान ली थी, तो या तो ये सॉल्व होकर प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो अगर ये प्लस आया तो इसका मतलब एकदम बात सही है, जो आपने माना है वो प्लस डायरेक्शन, ये भी प्लस आ रहा है तो इसका मतलब एकदम एक्यूरेट है। आप सोचो खुद कि ये प्लस आएगा, इसका मतलब F1 ज्यादा होगा ना, तो इसका मतलब जो आपने माना है उसी डायरेक्शन में बॉडी का मोशन होगा। लेकिन अगर वो सॉल्व होकर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब जो आपने माना है उसके अपोजिट वो बॉडी जाएगी। नीचे देखो लिख दिया गया, if A is positive then body will move in assumed direction, if A is negative then body will move in a direction opposite to the assumed direction। ये वहां पर बना लो, थोड़ी सी जगह छोड़ दी गई है। अब जैसे हमने यहां पर आपसे क्या कहा कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव और अपोजिट फोर्स नेगेटिव इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मान लेते हैं जो भी फोर्सेस बॉडी पर दिए गए हैं, जैसे यहां पर मान, अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं, ये ऐसे बस समझना है आपको, ठीक है। जैसे ये एक बॉडी आपने बना दी, अब यहां पर मान लिया दो फोर्स हैं, एक फोर्स लग रहा है इधर, ठीक है, और इसको हमने मान लिया ये यहां पर F1 है, और दूसरा ये यहां से कुछ भी एंगल यहां पर ले लिया गया, जैसे फॉर एग्जांपल थीटा, ठीक, और दूसरा फोर्स हमने यहां पर दिखा दिया ये हॉरिजॉन्टल है, और दूसरा फोर्स हमने यहां पर दिखा दिया इस डायरेक्शन में ऐसे, और ये फोर्स है यहां पर F2, और ये जो यहां पर है एंगल वो है थीटा, जैसे इसको हम θ1 मान रहे हैं और इसको θ2 मान रहे हैं, ठीक है। तो एक हो गया θ1 और दूसरा हो गया θ2। ऐसे ही मान लिया दो ही फोर्स यहां पर बॉडी पर हैं। अब ये जो दोनों फोर्स हैं ये तो ना तो यहां पर ये एक्सलेशन की डायरेक्शन में, और मान लेते हैं ये बॉडी का एक्सलेशन आपको कहा गया कि ये हॉरिजॉन्टल पर ऐसे जा रही है, ठीक है। अब ये अगर ऐसे जा रही है मान लेते हैं, लेकिन ना तो ये फोर्स और ना ही ये फोर्स, दोनों में से ना तो कोई एक्सलेशन की डायरेक्शन में दिख रहा और ना ही अपोजिट दिख रहा है। भैया एक्सलेशन की डायरेक्शन में, एक्सलेशन इधर दिखाया गया और ये फोर्स इधर दिखाया गया, एक्सलेशन इधर फोर्स इधर। अब आप क्या करेंगे, ऐसे केस में आपको तुरंत कंपोनेंट्स करने हैं। इस F1 का कंपोनेंट इधर किया हमने, F1 cos θ1, ऊपर का जो कंपोनेंट है वो जाएगा F1 sin θ1। ऐसे ही इसके दो कंपोनेंट्स हम लोग करेंगे, यहां पर इधर की साइड में कंपोनेंट किया तो ये हो गया F2 cos θ2, और ये डाउनवर्ड
F2 साइन थीटा 2, ठीक है। अब आपसे यहां पर क्या कहा गया है कि जब आप लिखेंगे तो आपको लिखना है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव। तो इसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? F1 cos थीटा 1। तो हम F1 cos थीटा 1 को लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। और अपोजिट फोर्स को नेगेटिव। अपोजिट फोर्स क्या है? F2 cos थीटा 2। इसे आप माइनस में ले लेंगे, F2 cos थीटा 2। दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पर ये वाला जो फोर्स है ये एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है, और ये वाला फोर्स भी एक्सेलरेशन के क्या है? परपेंडिकुलर। तो जो भी एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर फोर्स होंगे वो इस इक्वेशन में शामिल नहीं किए जाएंगे। मान ले यहां पर इसका वेट भी होता तो वो वेट कैसे होता? डाउनवर्ड ही तो होता है mg। रिएक्शनरी फोर्स होता r, वो भी अपवर्ड होता। तो वो जितने भी फोर्स दिख रहे हैं वो सब कैसे दिख रहे हैं? एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर। तो एक्सेलरेशन के जो परपेंडिकुलर फोर्स होंगे वो इस इक्वेशन में शामिल नहीं किए जाएंगे। मतलब हमारे पास क्या सिचुएशन है कि या तो फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में हो सकता है, या अपोजिट हो सकता है, या परपेंडिकुलर हो सकता है, या किसी एंगल पर हो सकता है। तो चाहे जैसे भी हो, हमें अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में और अपोजिट फोर्स मिल गया तो सीधे सीधे उसको यूज करेंगे। अगर परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन के फोर्सेस हैं तो उनको हम बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे इस इक्वेशन में। और अगर किसी एंगल पर है तो हम उसके दो कंपोनेंट कर लेंगे, जो अलोंग द मोशन मतलब एक्सेलरेशन या अपोजिट होगा उसको यूज करेंगे, और अगेन जो परपेंडिकुलर आएगा उसको यूज नहीं करेंगे। तीनों सिचुएशन इसमें शामिल हो गई। ये वाली कंडीशन समझ में आ गई। परपेंडिकुलर वाला हमें लेना नहीं है, अगर किसी एंगल पर है तो भी वहां पर दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक अलोंग एक परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वाले छोड़ देने और अलोंग वाले आपको यूज करने। आगे हम लोग आते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ पे। ये थोड़ा सा हमें ध्यान से समझना है न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक्शन रिएक्शन वाली जो बात आती है वही हमें समझना है। वो क्वेश्चन में कई बार हम गलत कर देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहां पर, देखो रूल तो एकदम सिंपल है न्यूटन्स थर्ड लॉ। इट स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। जब किसी बॉडी पर एक्शन करेंगे तो वहां पर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी होगा। तो कहने को तो एकदम सिंपल सा पॉइंट है, लेकिन आपको यहां पर थोड़ा सा इसे ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो एक्शन रिएक्शन है ये कैसे किसी बॉडी पर एक्ट करते हैं, कैसे हमें दिखाने हैं। तो जैसे इसको कई लोग नॉर्मली ऐसे समझाते हैं, तुमने किसी को एक थप्पड़ मारा, उसने भी तुम्हारे एक थप्पड़ मार दिया, एक्शन दैट इज इक्वल टू रिएक्शन। लेकिन ये बहुत ही घटिया बात है, ठीक है। सबसे पहली बात कि आपने किसी को एक थप्पड़ मारा तो वो आपको गोली भी मार सकता है, ठीक है, ठीक है, ये बात हो सकती है। तो ये तो यहां पर एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि अगर आपने एक्शन, जैसे आपने कहा किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा, ठीक है, आपने किसी को एक थप्पड़ मारा, उसने आपको एक थप्पड़ मारा, तो ये भी एक्शन रिएक्शन नहीं होगा। मान लिया उसने इक्वली मारा, एक जैसे आपने एक मारा उसने भी एक मारा, लेकिन फिर भी वो एक्शन रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपने जैसे आप कहीं पर भी एक्शन करते हैं तो वही बॉडी आप पर रिएक्ट करेगी ना। तो आपने गाल पे थप्पड़ मारा उसके और वो हाथ से रिएक्शन कर रहा है, ये कौन सी बात है? एक्शन इधर हो रहा है यहां और रिएक्शन इधर से आ रहा है, तो ये भी नहीं पॉसिबल है ना। एक्शन रिएक्शन साथ में होंगे, मतलब जो भी बॉडी पर आपने एक्शन किया वो बॉडी आप पर रिएक्शन करेगी, ठीक है। जैसे आपने उसके यहां मारा तो यहां से जो रिएक्शन निकलेगा, ठीक है, दैट इज रिएक्शन, ना कि दूसरे हाथ से वो रिएक्शन आएगा। तो आपको ये पॉइंट समझना है कि एक्शन रिएक्शन जो रहता है वो पेयर में किस तरीके से रहेगा, सिर्फ इतने से बात पूरी कंप्लीट नहीं होती। तो इसीलिए ये डायग्राम यहां पर बताया गया। तो अब यहां पर कई बातें हैं ऐसी जो हमारे अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, या हम वहां से कंफ्यूज हो जाते हैं, या क्वेश्चन करते समय हमें प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे पहली बात जो ये होती है कि जैसे हम कहीं पर ऐसे लिखते हैं, मान ली बॉडी दिखा दी गई, यहां पर ये वेट है mg, ठीक। तो हमको ये लगता है कि अगर हमने इस टेबल के ऊपर इस ब्लॉक को रखा है, मतलब ये बॉडी B हो गई मान लिया और ये हो गई A, तो अगर हमने A बॉडी को B के ऊपर रखा है, मान लेते हैं A का मास कितना है 2, ठीक है, तो ये mg की वैल्यू हो गई 2 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन। तो अगर हमने A को B के ऊपर रखा है तो हमारे दिमाग में सीधे सीधे आता है कि भाई अगर इसको हमने इसके ऊपर रखा है तो इसका अगर 20 न्यूटन वेट है तो ये नीचे वाली बॉडी पर 20 न्यूटन तो लगाएगी लगाएगी।
ये हमारे दिमाग में आता है, लेकिन यही सबसे पहले आपको अपने दिमाग से बाहर निकालना है, क्योंकि ये एकदम गलत है कि अगर आपने यहां पर, इसे हमने ऐसे रखा, इसके ऊपर अगर हमने 20 न्यूटन की चीज रख दी, तो ये जो 20 न्यूटन है ये हमारे हाथ पर नहीं लग रहा है, ठीक है, हमारे हाथ पर 20 न्यूटन नहीं लगेगा, मतलब इस ब्लॉक का जो मास है वो इस टेबल के ऊपर नहीं लगेगा, इसका वेट इस टेबल के ऊपर नहीं लगेगा, वेट तो इसका है ना, तो इसका वेट इसके पास रहेगा। जैसे तुम यहां पर बैठे हो तो तुम्हारा वेट अगर 60 किलो है तो पड़ोसी पर थोड़े लग रहा है, वो 60 न्यूटन तुम्हारे पास है ना, तुम्हारे पास है ना, तो वो 60 न्यूटन किसी और के ऊपर नहीं लगे। वैसे 60 न्यूटन नहीं होगा, 6 किलो का तो कोई नहीं होगा ना इसमें, मतलब हमारा कहने का मतलब किलोग्राम में था, 60 किलोग्राम, तो अगर 60 किलोग्राम है तो वो 60 किलोग्राम यानी कि 600 न्यूटन हुआ, तो वो आपका है तो आपके पास रहेगा ना, वो दूसरे पर कैसे लग सकता है। तो वही चीज यहां पर है कि इसका जो वेट होगा वो इसी के पास रहेगा हमेशा। ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि इसका वेट टेबल के ऊपर लगने वाला है, टेबल के ऊपर इसका वेट नहीं रहेगा, इसका वेट इसके पास है। तो फिर होता क्या, एक्चुअल क्या है, एक्चुअल में ये है कि जब आप यहां पर किसी ब्लॉक को किसी टेबल के ऊपर रखते हैं तो वेट तो उसका है ना, तो वो तो उसी के पास रहेगा, वो और कहीं जा ही नहीं सकता। तो नीचे वाले पर क्या होगा, नीचे वाले पर होता है एक्शन, यानी कि अगर आपने इस ब्लॉक का वेट यहां पर 20 न्यूटन है, तो ये ब्लॉक का जो ये 20 न्यूटन वेट है वो इसी के पास रहेगा, नीचे जो ये टेबल है उसके ऊपर क्या होगा, एक्शन होगा, ठीक है। और एक्शन जो यहां पर है वो हमेशा, इन्होंने क्या बताया, एक्शन एंड देयर विल बी एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर इस ब्लॉक को हमने टेबल पर रखा तो ब्लॉक ने इस टेबल के ऊपर एक एक्शन किया, अपना वेट नहीं लगाया, उसने क्या किया, एक्शन किया, और जो एक्शन होगा टेबल के ऊपर तो टेबल तुरंत क्या करेगी, रिएक्शन करेगी, और रिएक्शन होगा जिसने एक्शन किया उसके ऊपर, ठीक है। तो अगर इसने एक्शन किया तो यहां पर रिएक्शन हो जाएगा, तो ये यहां पर कंडीशन होती है। तो ये जो रिएक्शन होता है इसको हम आर से डिनोट करते हैं, इसलिए हम एक्शन को भी आर से डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम। वैसे एक्शन को हम अगर ए लिख दें, ये एक्शन है ए, रिएक्शन है तो आर, तो अगर हम इसको ए लिख दें इसको आर लिख दें, बार बार लिखेंगे तो हर जगह पर हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन बराबर होता है इसलिए ये बराबर आर, इसलिए दोनों के लिए सिंबल एक ही बना लिया जाता है कि एक्शन रिएक्शन चूंकि वो यहां पर इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, इसलिए उन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल दिखा देते हैं। पूरा जो हम लोगों ने ये समझा, इसका जो यहां पर रिजल्ट है वो सिर्फ इतना है कि अगर किसी बॉडी को आपने किसी दूसरी बॉडी के ऊपर रखा है तो ऊपर वाली बॉडी का नीचे वाली बॉडी पर वेट नहीं लगेगा, क्या लगेगा, एक्शन लगेगा, और एक्शन और रिएक्शन दोनों बराबर होते हैं। अब ये जो एक्शन है, जैसे हमने अभी आपसे कहा कि आपको ये लगता है, आपको ये चीज अभी मतलब डाइजेस्ट नहीं होगी जल्दी, आपको लग रहा होगा अगर 20 न्यूटन इस पे रखा है तो 20 न्यूटन तो लगना ही लगना है, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ जाता है कि 20 न्यूटन तो लगना ही लगना है। लेकिन हम क्या बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि 20 न्यूटन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, एक्शन लगेगा। तो ये बात तुम्हें याद करनी, और वो जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है उसको बाहर निकालो। तो अगर आप किसी बॉडी को किसी दूसरी बॉडी के ऊपर रखते हैं तो नीचे वाली बॉडी पर क्या होगा, एक्शन होगा, ना कि mg। बात समझ में आ गई। एक्शन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ दोनों क्या होते हैं, बराबर, इक्वल होते हैं, ठीक है, यानी कि ये दोनों इक्वल होंगे। अब ये जो रिएक्शन है अगर वो एक्शन के बराबर ही है तो ये जो r है, ये r, अब समझो यहां पर ये हम क्यों बार बार कह रहे थे, ये जो r है वो mg के बराबर भी हो सकता है, ये जो r है वो mg से ज्यादा भी हो सकता है, और ये जो r है वो mg से कम भी हो सकता है। यानी कि अगर आपने इस वाले ए ब्लॉक को बी के ऊपर रखा है तो नीचे वाला जो ये टेबल है उसके ऊपर 20 न्यूटन भी लग सकता है, R इक्वल टू mg, 20 न्यूटन से ज्यादा भी लग सकता है, कि रखा तो 20 लेकिन पता लगा लग रहा है 30 न्यूटन, और 20 न्यूटन से कम भी लग सकता है, मतलब रखा आपने 20 न्यूटन लेकिन हो सकता है इसको फील हो रहा हो सिर्फ 15 न्यूटन, मतलब कुछ भी हो सकता है। यानी कि जो एक्शन है वो रिएक्शन के बराबर होगा। तो अगर आपने यहाँ 20 न्यूटन रखा है तो नीचे वाली जो टेबल है उसको 20 न्यूटन भी फील हो सकता है, 20 न्यूटन से ज्यादा भी फील हो सकता है, और 20 न्यूटन से कम भी फील हो सकता है। तो आपको ये समझना रहेगा कि कब हम कहेंगे कि 20 रखा तो 20 इसके ऊपर लग रहा है,
तो वो चीज समझनी, कब हम कहेंगे कि 20 रखा लेकिन उसको ज्यादा फील हो रहा है या उसको कम फील हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आपको अगर ये चीज ना होती, हमेशा ये होता, तब तो हम सीधे सीधे तुम्हें समझा देते कि अगर आपने किसी बॉडी के ऊपर किसी दूसरी बॉडी को रखा है तो उस नीचे वाली बॉडी पर हमेशा उसका वेट लगेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। वेट के बराबर भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि अगर आप एक बॉडी को किसी दूसरे के ऊपर रखते हैं तो नीचे वाली जो बॉडी है उस पर क्या होगा, एक्शन, और ऊपर वाली बॉडी पर क्या होगा, रिएक्शन होगा। एक्शन और रिएक्शन हमेशा पेयर में रहते हैं। ठीक है, हमेशा ही पेयर में रहेंगे, जो फोर्सेस होते हैं वो हमेशा पेयर में रहते हैं। तो जो भी एक्शन रिएक्शन है पेयर में रहेंगे और साथ में इक्वल एंड अपोजिट, यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल रहेंगे, इसलिए दोनों में आर लिख दिया गया, लेकिन डायरेक्शन वाइज दोनों अपोजिट हैं। तो ये लगता है कि अगर इक्वल और अपोजिट है तो दोनों को काट दो। ठीक है, लेकिन ये दोनों कभी भी कैंसिल एक दूसरे को नहीं कर सकते, क्योंकि कैंसिल तब करते हैं फोर्सेस जब वो एक ही बॉडी पर एक्ट कर रहे हो। जैसे मान लिया यहां पर एक बॉडी ली हमने, इस बॉडी के ऊपर हमने इधर लगा दिया 10 न्यूटन और इधर लगा दिया 10 न्यूटन, तो क्या होगा, एक ही बॉडी है ना, तो उसी पर 10 न्यूटन इधर लग रहा, उसी पर 10 न्यूटन इधर लग रहा, तो ये 10 न्यूटन इस 10 न्यूटन को कैंसिल कर देगा। लेकिन आप ऐसे सोचो कि एक बॉडी यहां रखी होती, एक बॉडी यहां रखी होती। ठीक है, अब हम इस बॉडी पर इधर की तरफ लगाते 10 न्यूटन और इस बॉडी पर हम इधर की तरफ लगाते 10 न्यूटन, तो क्या ये 10 न्यूटन इस 10 न्यूटन को कैंसिल कर देगा? क्योंकि ये अलग अलग पर लग रहे हैं ना, यहां तो कैंसिल हो जा रहा है, यहां कैंसिल हो जा रहा है, लेकिन क्या ये दोनों कैंसिल होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग बॉडीज पर एक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप यहां देखो तो एक्शन हो रहा है नीचे वाली बॉडी पर और रिएक्शन हो रहा है ऊपर वाली बॉडी पर, तो क्या ये एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों अलग अलग बॉडीज पर एक्ट कर रहे हैं। तो बात समझ में आ गई सारी चीजें। आगे हम लोग देखते हैं, यहां पर देखो नोट फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, एज द एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी दे नेवर कैंसिल ईच अदर। एक्शन और रिएक्शन दोनों एक ही बॉडी पर एक्ट नहीं करते हैं, इसलिए वो यहां पर कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। एक पॉइंट हो गया। तो एक्शन रिएक्शन न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, ये बात हमें समझ में आ गई। लेकिन उसके साथ में हमें ये बात भी याद रखनी है कि वो दोनों अलग अलग बॉडीज पर एक्ट करते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी mg। मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है R, वो ये जरूरी नहीं है कि वो वेट ऑफ बॉडी के बराबर हो, mg के बराबर। इट मे बी इक्वल टू और लेस देन और मोर देन द वेट ऑफ द बॉडी। ये जो है यहां पर नॉर्मल रिएक्शन, ये क्या हो सकता है, ये इक्वल भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, या फिर मोर भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो अब आपको ये समझना है कि ये होगा कैसे। जैसे अभी आपको यहां पर लग रहा था कि अगर 20 रखा तो 20 ही होना चाहिए, हमेशा 20 होना चाहिए, लेकिन हमने क्या बताया कि 20 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कब वो 20 होगा, कब ज्यादा लगेगा, कब कम लगेगा, ये कंडीशंस हमें अगर समझ में आ जाए तो फिर हमें ये तुरंत ही ये सारा पॉइंट हमें क्लियर हो जाएगा। तो उसी को समझने के लिए यहाँ पर 3 डायग्राम्स बनाए गए। अब हम एक एक डायग्राम को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं इस पहले वाले डायग्राम पर। पहले वाले डायग्राम में अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि एक ब्लॉक रखा गया है और ये जो ब्लॉक यहाँ पर है ऊपर, तो इस ब्लॉक को यहाँ पर एक टेबल के ऊपर रख दिया गया। ठीक, तो अब जैसे हम लोगों ने पीछे समझ लिया कि एक्शन और रिएक्शन तो दोनों बराबर ही होंगे और एक्शन इस नीचे वाली बॉडी पर रहेगा। तो अगर हमें कहीं एक्शन निकालना होता है तो हम एक्शन फाइंड आउट करने की बजाय क्या निकाल लेते हैं, रिएक्शन, और हमें पता चल जाता है कि जितना रिएक्शन होगा उतना ही नीचे एक्शन हुआ होगा। तो हम इस आर को ही निकालने जा रहे हैं। तो अगर एक ब्लॉक को हमने यहाँ पर रखा है इस बॉडी के इस टेबल के ऊपर और इस पर किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं लगाया गया है, आप देखो इस पर कहीं कोई फोर्स लग रहा है नहीं, सिर्फ mg लग रहा है। तो mg किसने लगाया, mg फोर्स किसने लगाया, ग्राउंड ने ना, अर्थ ने। ठीक है भाई, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से mg आता है ना भाई। जैसे हम लोग का जो वेट आता है वो वेट किसकी वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, मतलब अर्थ की वजह से। ठीक है, तो ये mg यहाँ पर अर्थ ने लगाया और एक एक्शन हुआ होगा और इसके ऊपर एक रिएक्शन हुआ। तो जो एक्शन होगा वो नीचे वाली बॉडी पर होगा और रिएक्शन यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर और किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लग रहा है,
क्या ये बॉडी अगर आप किसी टेबल के ऊपर, जैसे कोई भी टेबल है उसके ऊपर कोई भी चीज आप रख देते हैं, जैसे आपकी कॉपी रखी हुई है, बुक्स रखी हुई हैं, तो क्या ये यहाँ पर किसी डायरेक्शन में जा रही हैं? रेस्ट में है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर ऐसे हमने रख दिया और किसी तरह का कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो ये रेस्ट के कंडीशन में है ना। तो इस कंडीशन में ये यहाँ पर ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, यानी कि ये दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे? बैलेंस होंगे। बैलेंस होंगे ना, दोनों फोर्स आपस में बैलेंस होंगे। दैट मीन्स आर की वैल्यू क्या होगी? mg। यानी कि अगर कोई बॉडी यहां पर इस तरह से रखी गई है कि यहां पर इन दोनों के अलावा, मतलब वेट के अलावा यहां पर सिर्फ क्या लग रहा है? रिएक्शन, बाकी किसी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्स आपने नहीं लगाया, mg के अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये एकदम स्टेशनरी यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखी है। तो जो अपवर्ड फोर्स होगा वो डाउनवर्ड फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो अपवर्ड कितना है? r, और डाउनवर्ड कितना है? mg। तब r की वैल्यू किसके बराबर होगी? mg के बराबर। लेकिन अगर यहीं पर आपने क्या किया, सेकेंड डायग्राम पर आते हैं, यहां पर जरा देखते हैं। यहां पर हम लोगों ने क्या किया कि ये जो एक बॉडी रखी गई थी, जो पहले से ही जैसे अभी पिछले में दिखाया गया था वही बॉडी है ये वाली, ठीक है। तो इस बॉडी को हमने टेबल के ऊपर रखा, तो इस बॉडी के ऊपर एक डाउनवर्ड वेट लगेगा mg। ये जो पूरा है ब्लॉक वो नीचे एक्शन करेगा, इसके ऊपर क्या होगा? एक्शन होगा। तो इसका एक रिएक्शनरी फोर्स एक्ट करेगा। तो यहां पर ये क्या हो गया? रिएक्शनरी फोर्स हो गया, ठीक। तो mg और r जैसे पिछले वाले में था वैसे यहां पर आ गया। अब इसमें क्या किया गया है? एक अलग से फोर्स लगाया गया इस तरह से बॉडी के ऊपर, F, जिसको हम कह रहे हैं पुलिंग फोर्स, क्योंकि हम खींच रहे हैं इसको, ठीक है, तो पुल कर रहे हैं, तो इसे हमने क्या कहा? पुलिंग फोर्स। तो ये जो पुलिंग फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर है? थीटा एंगल पर। अब इसके हम दो कंपोनेंट करेंगे, तो थीटा साइड जो कंपोनेंट है वो f cos थीटा, और जो थीटा के इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो है f sin थीटा। मतलब हमने एक ब्लॉक को टेबल के ऊपर रखा और उसके ऊपर एक पुलिंग फोर्स लगा दिया। अब इसकी वजह से, जैसे ऐसे यहां पर हमने एक ब्लॉक रखा और उसके ऊपर पुलिंग फोर्स लगाकर ऐसे उसको हम खींच रहे हैं, तो वो ऐसे ही इसी टेबल के ऊपर इसी डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये इसका यहां पर हो गया एक्सेलरेशन a, ठीक। अब इस कंडीशन में देखो क्या होगा, जो ये वर्टिकल डायरेक्शन, क्योंकि ये ऐसे मूव कर रहा है, तो इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन के जो फोर्सेस होंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे। तो आप देखो यहां पर क्या लिखा गया? r प्लस एफ साइन थीटा, r प्लस एफ साइन थीटा। ये किसको बैलेंस करेगा? mg को, क्योंकि ये बैलेंस है तभी ये ना ऊपर जा रही बॉडी ना नीचे, और ये इस डायरेक्शन में जा रही। तो r प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू mg। तो r इज इक्वल टू क्या हो गया? mg माइनस एफ साइन थीटा। अब आप देखो यहां पर जो रिएक्शन है वो mg माइनस, यानी कि mg से कम होगा ना, कुछ आपने घटा दिया ना इसमें से। तो आपने इस ब्लॉक को रखा तो है यहां पर, तो मान लिया ब्लॉक का वेट 20 न्यूटन है, तो जब इसका वेट 20 न्यूटन है लेकिन जो रिएक्शन है वो 20 से कम आएगा ना, क्योंकि उसमें से एफ साइन थीटा घट जाएगा। तो जब रिएक्शन कम होगा तो ये जो एक्शन है वो भी तो कम होगा। जब रिएक्शन कम है तो एक्शन भी तो लेस देन क्या हो जाएगा? mg। तो आप सोचो इस ब्लॉक का वेट 20 है और इसको रखा है तुमने टेबल के ऊपर, लेकिन क्या टेबल के ऊपर 20 न्यूटन लग रहा है? नहीं, बल्कि 20 न्यूटन से कम लग रहा है। तो समझ में आ गया ना कि 20 भी हो सकता है, 20 से कम भी हो सकता है, जो कि यहां से क्लियर है। अगर एक्सेलरेशन लिखना है तो अब आप यहां देखो, एक्सेलरेशन के लिए क्या बताया गया था? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव और अपोजिट फोर्स नेगेटिव। क्या परपेंडिकुलर वाले किसी फोर्स को आप शामिल करोगे? नहीं। तो सिर्फ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में एक ही फोर्स दिख रहा है, एफ कॉस थीटा। यानी कि अगर आप यहां पर A इज इक्वल टू लिख दो F डिवाइडेड बाई M, तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि A इज इक्वल टू F अपॉन M नहीं लिख सकते, क्योंकि ये फोर्स ना तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है ना ही अपोजिट है, तो इसके कंपोनेंट किए गए। तो इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में कौन है? F cos थीटा। मतलब इस बॉडी को इधर ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? F cos थीटा की। तो इसका मतलब इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन जनरेट किया वो F ने नहीं, बल्कि सिर्फ उसके एक पार्ट ने, उसके एक कंपोनेंट ने एक्सेलरेशन जनरेट किया, और वो कंपोनेंट क्या है? F cos थीटा। इसलिए A इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? F cos थीटा अपान M। तो सीधी सी बात है, A बराबर हम क्या लिखते हैं? F अपान M, लेकिन F हम वही लिखते हैं जो एक्सेलरेशन की
डायरेक्शन में हो या अपोजिट हो। तो इसमें अपोजिट कोई था नहीं, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में था f cos थीटा, तो हमने लिखा f cos थीटा अपॉन m। तो हमें बातें समझ में आ रही, सारी चीजें क्लियर हो रही ना, कि जो भी यहाँ पर वेट है वो डाउन नीचे वाली बॉडी पर वो वेट नहीं लगता है, बल्कि वो एक्शन होता है, और एक्शन रिएक्शन बराबर होते हैं। तो एक्शन रिएक्शन mg के बराबर भी हो सकता है, जो कि पहले वाले केस में आपको बताया गया। एक्शन रिएक्शन mg से कम भी हो सकता है, जो कि दूसरे केस में बताया गया। अब बात आती है कि ज्यादा कैसे हो सकता है, कि जैसे आपने यहां रखा तो 20, लेकिन नीचे जो टेबल है उसको 20 की बजाय 30 फील हो रहा है, ज्यादा फील हो रहा है, तो ज्यादा कैसे फील होगा देखते हैं आगे नेक्स्ट डायग्राम में। अगले डायग्राम पर हम लोग आ जाते हैं। इस डायग्राम पर भी एक फोर्स लगाया गया, तो बाकी सब कुछ वैसे ही है, जैसे ब्लॉक हो गया ये वाला, ठीक है, और इस ब्लॉक का ये रिएक्शनरी फोर्स हो गया, और ये डाउनवर्ड इसका क्या हो गया, वेट mg। तो इतनी बात तो हमारी पहले वाली जैसी है। अब इसमें क्या किया गया, एक फोर्स लगा दिया गया इस डायरेक्शन में, दिस इज F, और ये हॉरिजॉन्टल से कैसा है, थीटा, और इस फोर्स को नाम दिया गया है पुशिंग फोर्स, ठीक है, उसमें लिख दिया गया, यहाँ छूट गया है। तो यहां पर ये कैसा फोर्स है, पुशिंग फोर्स, क्योंकि हम पुश कर रहे हैं, पुशिंग फोर्स। उसमें क्या था, पुलिंग फोर्स था, पुल कर रहे थे, खींच रहे थे, इसमें हम धक्का दे रहे हैं, तो पुशिंग फोर्स यहां पर है। और इस फोर्स को अगर हम देखें तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये आएगा ना, तो इसको ऐसे आगे की तरफ बढ़ा दिया गया, मतलब इसका इफेक्ट नीचे जाएगा ना, जैसे किसी को धक्का दे रहे हैं तो उसका इफेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका इफेक्ट नीचे जा रहा है। तो इसके कंपोनेंट्स करते हैं, ये थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, यहां पर हो गया f cos थीटा, और नीचे का ये कंपोनेंट हो गया f sin थीटा। अब जरा आप देखो, अभी ये जैसे अगर हमने ऐसे धक्का दिया तो बॉडी आगे स्लाइड कर गई, तो इसका मतलब अगर उधर से धक्का देंगे तो ये इधर भागेगी, ऐसे स्लाइड करेगी। अब इस कंडीशन में क्या कोई वर्टिकल मोशन हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। जैसे आप यहां पर एक बॉक्स रख दो, उसको अगर हम पुश करेंगे तो आगे स्लाइड करेगा ना, अंदर थोड़े चला जाएगा, आगे की तरफ स्लाइड करेगा। तो यहां पर वर्टिकल ऊपर या नीचे की तरफ कोई मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये फोर्सेस आपस में क्या होंगे, बैलेंस। तो हम क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा, R इज इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा। mg में कुछ जुड़ रहा है, mg में कुछ जुड़ रहा है, क्या, f sin थीटा, दैट मींस जो यहां पर R होगा ये क्या होगा, ग्रेटर देन mg, ठीक है, उसमें सही लिखा हुआ है ना, ग्रेटर देन mg। तो यहां पर R ग्रेटर देन mg हो जाएगा इस कंडीशन में। और आपको दिख रहा है कि अगर यहां पर ब्लॉक का वेट 20 न्यूटन होता तो नीचे जो टेबल है उसके ऊपर 20 न्यूटन नहीं लगता, क्योंकि हमें पता है जितना रिएक्शन हुआ है उतना ही एक्शन भी तो हुआ होगा, एक्शन, तो एक्शन और रिएक्शन दोनों बराबर होते हैं। तो अगर रिएक्शनरी फोर्स ग्रेटर देन mg है तो एक्शन भी ग्रेटर देन mg रहेगा। यानी कि अगर इसका वेट 20 न्यूटन है तो नीचे वाली जो टेबल है उस पर 20 न्यूटन नहीं बल्कि 20 से ज्यादा लगेगा, कितना ज्यादा, f sin थीटा के बराबर। इस कंडीशन में भी अगर आपको एक्सलेशन लिखना है तो एक्सलेशन की डायरेक्शन में सिर्फ f cos थीटा दिख रहा है, परपेंडिकुलर वाले फोर्स हम लेते नहीं, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f cos थीटा डिवाइडेड बाई m, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई। तो हम लोगों ने ये जो यहाँ पर केसेस दिखाए गए थे, इन सभी केसेस से हम लोगों ने क्या सीखा कि यहाँ पर एक तो वो बात हमने पहले देख ली थी, एक्शन रिएक्शन अलग अलग बॉडीज पर एक्ट करते हैं। दूसरा यहाँ से क्या निकल कर आया कि R mg के बराबर भी हो सकता है, R mg से कम भी हो सकता है, और R mg से ज्यादा भी हो सकता है। किस कंडीशन में इक्वल होगा, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में जिसमें अलग से कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा है। किस कंडीशन में वो ज्यादा होगा, कम होगा, और किस कंडीशन में ज्यादा होगा, वो सब आपको दिखा दिया गया, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई ना। तो अब याद रखना है कि जब भी हम एक ब्लॉक को किसी दूसरे ब्लॉक के ऊपर रखते हैं, जैसा यहां पर हमने दिखाया था, अगर इस ब्लॉक को हमने इस टेबल के ऊपर रखा है तो नीचे वाली टेबल पर क्या होगा, एक्शन होगा यहां पर, ठीक है। नीचे वाली जो टेबल है उसके ऊपर एक्शन होगा, ना कि आप ये बोलेंगे mg लगेगा। वो mg लग सकता है, तो उसके लिए कंडीशन आपको बता दी गई कि अगर जिसे कम भी हो सकता और ज्यादा भी। ये जो बताए गई तीनों चीजें हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसको बिल्कुल हल्के में मत लेना, क्योंकि ये यहां से लेकर वर्क एनर्जी पावर तक कहीं पर भी आपके सामने ये आ सकता है और इसका कॉन्सेप्ट आ सकता है, ठीक है। तो ये कहीं पर भी यूज करेंगे हम लोग, तो अगर ये आपको याद रहेगा पूरा तो बहुत आसान आपके लिए रहेगी चीजें। तो आप ये ध्यान रखना हमेशा,
जहां भी आर रिएक्शन की या एक्शन की बात आए तो दिमाग में ये डायग्राम तुम्हारे तीनों घूमने चाहिए, ठीक है, कहां पर क्या कंडीशन।